बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें सबसे लास्ट में हम लोगों ने मास बाय मास परसेंटेज दिया हो, डेंसिटी दिया हो और सॉल्यूट का मोलर मास दिया हो तो मोलरिटी कैसे निकालना है वो फॉर्मूला देखा था। और वो क्या था? मोलरिटी इज इक्वल टू PD10/mW। ये जो फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू PD10/mW, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कई बार हेल्प करता है या बहुत हेल्प करता है, ऐसा कह सकते हैं। फिर भी अगर फॉर्मूला एग्जाम में नहीं याद रहे तो मैंने जो तरीका बताया कि जो दिया गया उसका लैंग्वेज बनाइए, जो पूछा गया उसके लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोलरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन और खुद से डिराइव करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं कि हम रट्टा मार के बैठे हुए, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से जाएंगे। या हमने जो तरीका सीखा लैंग्वेज बनाइए, फिर उसके बाद आप जो है तो जो जरूरी है उसके लिए लिखिए। और हमने मोलरिटी का मोलैलिटी में और मोलैलिटी का मोलरिटी में कन्वर्जन का क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया। जानबूझकर मैंने क्वेश्चन पहले इसलिए सॉल्व कराया ताकि आपको ये मैं समझा सकूं कि बिना कुछ रट्टा मारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ मोलरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन पढ़ाऊंगा, हो सकता है एग्जामिनर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन पूछ ले। डिराइव करना आना चाहिए, ठीक है, उसके लिए लैंग्वेज बनाना आना चाहिए। जैसे आपसे बोला गया यहां पर देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू बोला गया कैपिटल M, मोलैलिटी बोला गया स्मॉल m, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बोला गया D ग्राम पर ml, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बोला गया MW ग्राम पर मोल। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपसे बोला गया कि मोलरिटी इज इक्वल टू M, तो मोलरिटी इज इक्वल टू M का मतलब क्या हुआ? मोलरिटी इज इक्वल टू M का मतलब हुआ कि M moles of solute is present in 1 liter of solution। 1 लीटर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 1000 ml। तो यहां पर मैं लिख देता हूं is present in 1 liter or 1000 ml of सॉल्यूशन। ये देखिए लैंग्वेज बन गया। और अगर आपने लैंग्वेज बना लिया तो फिर तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम इजी हो जाता है। तो हम लोग इसको यहां लिख सकते हैं कि M mole solute is present in 1000 ml of solution। अब मोलैलिटी को क्या क्या चाहिए? मोलैलिटी को मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो दिख रहा है सॉल्यूट का मोल कितना है? M है, कैपिटल M है। और मोलैलिटी को क्या चाहिए? मोलैलिटी को और क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो क्या करेंगे? देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी सॉल्यूशन की वॉल्यूम से निकाल लेंगे सॉल्यूशन का मास। तो पहले निकालते हैं यहां पर। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना आ जाएगा ये? 1000 D। वॉल्यूम रखा है ml में और डेंसिटी रखा ग्राम पर ml में, तो आंसर आएगा ग्राम में। ये आ गया। सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे मास? तो हमको क्या बताया? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N इंटू MW। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। मोल कितना है? देखो M मोल है और मोलर मास कितना है? MW है। सॉल्यूट का मास आ गया। अब देखिए सॉल्यूट का मास आप निकाल लिए, सॉल्यूशन का मास आपने निकाल लिया। सॉल्यूशन के मास और सॉल्यूट के मास से
हम लोग किसका मास निकाल लेंगे? सॉल्वेंट के मास को। इन दोनों की मदद से हम लोग निकाल लेंगे सॉल्वेंट का मास। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास कितना निकाला हमने? 1000 डी ग्राम निकाला, और सॉल्यूट का मास कितना निकाला? m इंटू एम डब्ल्यू। अब अपन सीधा सीधा मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो यहां से मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? कैपिटल M है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 डी माइनस m इंटू एम डब्ल्यू। तो 1000 डी माइनस m इंटू एम डब्ल्यू। ये यहां पर मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन आ गया। अब देखिए, इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए नहीं आपको पढ़ाया कि आप इसको रट्टा मार लीजिए, मुझे इसके थ्रू कुछ और एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया। ठीक है, इस फॉर्मूले का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को रट्टा मारें। इस फॉर्मूले के थ्रू हमको कुछ और कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया। और अब आप देखिए, एग्जाम में आप डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं। सर कैसे? लैंग्वेज बना के। जैसे आपसे बोला मोलैरिटी कितना है? कैपिटल M है, तो आप बोले m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। मोलैलिटी को क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है किसमें? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 1000 ml सॉल्यूशन है, डेंसिटी सॉल्यूशन का d है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 1000 इंटू डी। सॉल्यूट का मोल कितना है? कैपिटल M है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो सॉल्यूट का मास आ गया। m इंटू एम डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट है, m इंटू एम डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट है। 1000 डी ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो सॉल्वेंट का मास आ गया। तो इतना सब तामझाम तो नोटबुक के लिए, एग्जाम में तो ऐसे सॉल्व होता है। एक बार लास्टली फिर बोल देता हूं, ध्यान समझिएगा। आपको बोला गया मोलैरिटी m है, तो आप इसको रीड करेंगे m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये लिख लेंगे। फिर आप बोलेंगे अच्छा m मोल सॉल्यूट है ना, तो मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ऊपर लिख देंगे कैपिटल M यहां पर, इंटू 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो आप बोलेंगे सोल्यूशन 1000 ml है, सोल्यूशन का डेंसिटी d ग्राम पर ml है, तो 1000 इंटू डी मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूट का मोल कितना है? m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और मोलर मास सॉल्यूट का कितना है? mw है, m इंटू mw सॉल्यूट का मास आ गया। तो 1000 इंटू डी सॉल्यूशन का मास, m इंटू mw सॉल्यूट का मास, तो 1000 d माइनस m इंटू mw सॉल्वेंट का मास नीचे रख दिया यहां पर, ये आ गया मोलैलिटी। तो एग्जाम में तो या आपको ऐसे खुद से डिराइव करना, जैसे हवा में ऐसे सोचते जाएंगे आप आंसर लिख देंगे, ऐसे सोचना अच्छा हाँ ये इतना 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 आंसर आ जाएगा। बस लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। लॉजिक सिर्फ एक है, लैंग्वेज, या इस तरीके से, इससे ऐसे भी लिखेंगे, ये भी लैंग्वेज ही है, ये जो ब्लू से लिखा गया ये भी लैंग्वेज ही है। अब आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों पढ़ाया। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट करिए। बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को जो मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन पढ़ाया उसका क्या यूज है वो हम समझेंगे, या मैंने उसको क्यों पढ़ाया वो समझेंगे। जैसे यहां पर देखिए, मैंने फॉर्मूला लिखा है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 डी माइनस m इंटू एम डब्ल्यू। यहां दो केसेस बनेंगे, दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक होगा जिसमें कि डेंसिटी नियरली 1 ग्राम पर ml होगा। जैसे एग्जांपल के लिए डेंसिटी आपको दे दिया गया हो 0.9 या 0.8,
1, 1.1 इस तरीके से कुछ। और दूसरा केस बनेगा डेंसिटी 1 से बहुत ज्यादा हो, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थ्योरेटिकली पढ़ना है बस। तो दूसरा केस बनेगा डेंसिटी 1 ग्राम पर ml से बहुत ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपको दे दिया हो डेंसिटी 4, 5.2, 6.7 इस तरीके से कुछ। ये प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ दो केसेस हैं, एक केस जिसमें डेंसिटी 1 के आसपास हो और दूसरा डेंसिटी 1 से बहुत ज्यादा हो। दोनों केस समझते हैं। मान लीजिए डेंसिटी 1 के आसपास है, जो कि प्रैक्टिकली यही होता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा केस है, ये वाला। दूसरा वाला सिर्फ थ्योरेटिकली आपसे एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लो डेंसिटी बहुत बड़ा है, 4 है, 5 ऐसा दे दिया, या बोल दिया कि डेंसिटी इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन 1, तब आपको इस केस के बारे में सोचना है। अदरवाइज कुछ नहीं बोला हो तो आपको इसके बारे में ही सोचना है, इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है ना। तो यहां पर ये वाला पार्ट मैंने फिर से बोल देता हूं, ये वाला पार्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, चलिए। क्योंकि डेंसिटी जनरली नियरली 1 ही रहता है। भाई पानी का डेंसिटी नियरली 1 है, उसमें हमने कोई भी सॉल्यूट ऐड किया तो 1 के आसपास ही डेंसिटी रहेगा। ऐसा नहीं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों हम समझेंगे, मान लो डेंसिटी 1 के आसपास है, मान लो 1 ही है, तो क्या होगा, 1000 इंटू 1, डेंसिटी का वैल्यू 1 ले लिया तो 1000 इंटू 1 1000 आ जाएगा। 1000 में से आप कुछ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, m इंटू एम डब्ल्यू सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 1000 से छोटा। फिर बोलता हूं, डेंसिटी मान लो 1 ही ले लिया हमने, या 1 के आसपास का कोई और वैल्यू ले लिया, थोड़ी देर के लिए 1 ही ले लिया, तो 1000 इंटू 1 कितना हो गया, 1000 माइनस m इंटू एम डब्ल्यू। अब 1000 में से आपको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1000 से छोटा वैल्यू मिलेगा। मतलब हमें यहां कुछ ऐसा मिल जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू ये ऊपर वाला वैल्यू कितना है, 1000, ऊपर वाला वैल्यू 1000, यहां डेंसिटी 1 के आसपास लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1000 के आसपास आएगा। 1000 के आसपास वाले वैल्यू में से कुछ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1000 से छोटा हो जाएगा। तो दिस ओवरऑल वैल्यू इज लेस देन 1000। आप समझिएगा, न्यूमरेटर 1000 है, डिनोमिनेटर 1000 से छोटा है, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू ग्रेटर देन 1। अब यहां पर इस मोलैरिटी में अपन एक ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो 1 से बड़ा है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी विल बी ग्रेटर देन मोलैरिटी। आप ऐसा समझ लीजिए, मोलैरिटी मान लीजिए 2 है, 1 से बड़ा वैल्यू मान लीजिए मैंने ले लिया 1.5, तो 2 इंटू 1.5 किया तो 3 आएगा ना। तो मोलैरिटी का रिजल्ट स्मॉल m वाले का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3। तो क्या हो गया, ये वैल्यू 3 हो गया, ये वैल्यू 2 हो गया, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 हो गया। फिर बोलता हूं, मान लो मोलैरिटी 2 है, मोलैरिटी हमने कितना एज्यूम कर लिया कि 2 है, ये वाला वैल्यू 1 से बड़ा रखना है, फॉर एग्जांपल 1.5 रख लिया, तो 2 इंटू 1.5 कितना है, 3 आया। तो ये स्मॉल m का रिजल्ट आ गया 3 और कैपिटल M का रिजल्ट है 2, तो क्या हो गया, स्मॉल m ग्रेटर देन कैपिटल M हो गया, 3 ग्रेटर देन 2, मोलैरिटी ग्रेटर देन मोलैरिटी। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर किसी भी वैल्यू से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो 1 से बड़ा हो तो रिजल्ट इस वैल्यू से ज्यादा आएगा। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, और 1 से छोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा रिजल्ट आएगा। यहां पर ये केस हो गया। दूसरा केस मान लीजिए डेंसिटी 1 से बहुत बड़ा है, जो थ्योरेटिकली बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकली इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर ने कहा कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर हम इसके बारे में सोच विचार करेंगे, अदरवाइज हमको इसका कोई यूज नहीं आने वाला। अब समझिए, मान लीजिए मैंने डेंसिटी 4 ले लिया, तो 1000 इंटू 1 से बहुत बड़ा मान लीजिए 4 ले लिया, तो 1000 इंटू 4 ये 4000 आ गया। अब 4000 में से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 4000 से छोटा होगा, लेकिन इतना छोटा नहीं होगा कि 1000 से नीचे आ जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू ऊपर वाला वैल्यू कितना है, 1000 है, तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। यहां मैंने d का वैल्यू मान लो 4 लिया,
तो 1000 इंटू 4 ये हुआ 4000। 4000 में से कुछ सब्सट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू छोटा हो गया, 4000 से छोटा हो गया, लेकिन इतना छोटा नहीं होगा कि 1000 से छोटा हो जाए। हमारे लिए 1000 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऊपर 1000 है, हमें इसी के रेफरेंस में देखना है। तो यहां पर ऊपर 1000 है और मैंने बोला ये 4000 है, 4000 में से कुछ गया तो रिजल्ट 4000 से कम आएगा, लेकिन इतना कम नहीं आएगा कि इस 1000 से कम हो पाए। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर यहां पर 1000 से बड़ा रहेगा। अब सोचिए, ऊपर का वैल्यू 1000, नीचे का वैल्यू 1000 से बड़ा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ऊपर का वैल्यू 1000 है, नीचे का वैल्यू उससे ज्यादा है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर विच इज स्मॉलर देन 1। अब मान लो ये 2 है और इसको मल्टीप्लाई किया 1 से कोई छोटा वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0.8, तो 2 इंटू 0.8 कितना आ गया? 1.6। तो क्या देखिए, स्मॉल m का वैल्यू 1.6, कैपिटल M का वैल्यू 2, ये छोटा हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? स्मॉल m विल बी स्मॉलर देन कैपिटल M, मोलैलिटी छोटा हो गया। एग्जाम में आपसे कुछ नहीं बोला है तो आपको इसको आंसर करना है, ठीक है ना? इस एग्जाम में इसी को आंसर करना है। ये तो थ्योरेटिकली पूछा जाए तो आपको आंसर करना है। अब इसमें आपको कई बार कंफ्यूजन होगा, सर ने क्या पढ़ाया था, कौन ज्यादा कौन बड़ा, क्या कंफ्यूजन। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब डेंसिटी 1 के आसपास हो, जब डेंसिटी 1 के आसपास हो तो छोटा वाला m बड़ा हो जाता है, तो छोटा वाला m बड़ा हो जाता है। छोटा वाला m बड़ा हो जाता है मतलब स्मॉल m का वैल्यू कैपिटल M से ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में याद रहेगा। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि जब डेंसिटी नियरली 1 ग्राम पर ml हो तो छोटा वाला m मतलब स्मॉल m है ना, छोटा वाला m मतलब स्मॉल m बड़ा हो जाता है। ऐसे ध्यान रखेंगे, जब डेंसिटी 1 के आसपास हो तो छोटा वाला m बड़ा हो जाता है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है ये देखिएगा। क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे मान लिया आपसे बोल दिया कि 2 बॉटल हैं, बॉटल A इसके अंदर 2 मोलर सोल्यूशन है, बॉटल B इसके अंदर 2 मोलर सोल्यूशन है। अब दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है आपको ये बताना है। तो देखिए, जब भी कभी भी कहीं कंपैरिजन करना हो, सिर्फ यहां नहीं कहीं भी कंपैरिजन करना हो तो आप सेम कंसंट्रेशन टर्म में ही कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल बोलूं, मैंने बोला H2SO4 का एक सोल्यूशन है, एक 2 मोलर है और एक 2 नॉर्मल है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा? तो आप क्या करें, या तो इस नॉर्मेलिटी को, मतलब दोनों या तो मोलरिटी हो या दोनों नॉर्मेलिटी हो, सीधी सी बात है, दोनों या तो मोलरिटी हो या दोनों नॉर्मेलिटी हो, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो आपसे बोला H2SO4, एक का बोला मोलरिटी 2 और एक का बोला नॉर्मेलिटी 2, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा? अभी कुछ नहीं कह सकते हम, या तो दोनों को मोलरिटी में रखेंगे या दोनों को नॉर्मेलिटी में रखेंगे। चलिए मान लीजिए मैं इसको मोलरिटी ही रहने देता हूं, इसको मैं फिक्स कर देता हूं, नहीं चेंज करूंगा, इसको मैं चेंज करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितना है 2, मोलरिटी पता नहीं, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2, इसका मोलरिटी आ गया 1। इसका मोलरिटी कितना है 2 है और इसका मोलरिटी 1 है, इसका मतलब इस वाले का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऐसे में कब कुछ नहीं कह सकते, आपको क्या करना है, सेम पैरामीटर होना चाहिए, या तो दोनों मोलरिटी हो या दोनों नॉर्मेलिटी हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे यहां पर क्या हो गया, ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी कंसंट्रेशन का कंपैरिजन करना हो तो दोनों को एक ही कंसंट्रेशन टर्म में रख करके कंपेयर करना है।
अब जैसे यहां पर करना है तो या तो दोनों, यहां एक मोलैलिटी है और एक मोलैरिटी है, तो या तो दोनों मोलैलिटी हो या दोनों मोलैरिटी हो। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, इन दो में से किसी एक को फिक्स करेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे फिक्स किया था। मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं स्मॉल m इज इक्वल टू 2 और यहां लिख देता हूं कैपिटल M इज इक्वल टू 2। दो में से किसी एक को फिक्स कर दीजिए, जिसका आपको मन करता है उसको फिक्स कर दीजिए। मान लो मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसको छोड़ दो, इसको डिस्टर्ब मत करो। अब इसके बारे में सोचो, मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 है, हमने क्या सीखा, स्मॉल m इज ग्रेटर देन कैपिटल M, बस इतना लिख दो आंसर दिखने लगेगा। स्मॉल m इज ग्रेटर देन कैपिटल M और कैपिटल M का वैल्यू कितना है 2। हमने क्या सीखा, स्मॉल m इज ग्रेटर देन कैपिटल M। ऐसे ही सॉल्व करोगे आंसर दिख जाएगा। कैपिटल M का वैल्यू, कैपिटल M का वैल्यू कितना है 2, तो हम लिख देते हैं m इज ग्रेटर देन 2। अब जरा कंपैरिजन करिए, यहां पर स्मॉल m का वैल्यू कितना है 2 है और यहां स्मॉल m का वैल्यू क्या है 2 से ज्यादा है। तो इन दोनों के बेसिस में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा, इसकी मोलैलिटी 2 है और इसकी मोलैलिटी 2 से ज्यादा है। हम लोग बोल सकते हैं कि B की कंसंट्रेशन ज्यादा है A से। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये हो गया यहां पर इसका एग्जाम्पल। इसकी मोलैलिटी क्या है 2 से ज्यादा है और इसकी मोलैलिटी 2 है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए और आपसे कोई क्वेश्चन, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन और समझाता हूं। बच्चों, अभी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार दूसरे तरीके से देखेंगे। जैसे आपसे बोला गया बॉटल A बॉटल B, इसका मोलैलिटी 2 बोला गया, इसका मोलैरिटी 2 बोला गया। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, इसको m इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू 2, इसको लिख लेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू 2। इन दो में से किसी एक को फिक्स करेंगे। पिछले वाले सॉल्यूशन में मैंने इसको फिक्स किया था, इस बार मैं इसको फिक्स कर देता हूं। फिक्स लिखने का मतलब क्या है कि मैं इसको अब नहीं कुछ करूंगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब इसमें खेल खेलूंगा। मुझे क्या पता है, स्मॉल m इज ग्रेटर देन कैपिटल M, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं कैपिटल M इज स्मॉलर देन स्मॉल m। इसी को उल्टा कर लिख दिया, m को इधर ले आए, ऐसे लिख दिया। अब देखिए इस स्मॉल m का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, यहां रख देते हैं 2। और यहां पर कैपिटल M लेस देन 2 हो गया। तो यहां हमको क्या मिला, यहां मिला कि कैपिटल M इज लेस देन 2, ये मिला। और यहां क्या मिला, कैपिटल M इज इक्वल टू 2। अब इससे आपको रिजल्ट दिख जाएगा किसका कंसंट्रेशन ज्यादा। अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्या है, 2 से छोटा है और ये 2 है, तो मतलब ये देखो ये 2 से छोटा है, दिस इज स्मॉलर देन 2 एंड दिस इज 2, ये बड़ा हो गया कि नहीं। या क्या हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ A इज लेस देन B। इसको भी समझाना हो तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि A की मोलैरिटी 2 से कम है और B की मोलैरिटी 2 है। ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, वो लोग सर आपने तो बताया था कि मोलैरिटी से ज्यादा होता है। ये तो अलग अलग सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन A के लिए मोलैरिटी से ज्यादा होगा। सॉल्यूशन B के लिए, इसके अंदर का मतलब इसी सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन B के लिए मोलैरिटी से ज्यादा होगा। एक बार फिर बोलता हूं, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ने तो बोला था कि छोटा वाला M बड़ा होता है तो A ज्यादा है B से, ऐसा लगा देते हैं। ये गलत है, आपने कंसेप्ट ही गलत समझा। इस सॉल्यूशन A के लिए, ये जो सॉल्यूशन A है इसके लिए, इसके अंदर, इसके खुद के सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी से बड़ा होगा, स्मॉल m कैपिटल M से ज्यादा होगा। इस B सॉल्यूशन के लिए, इसके खुद के अंदर मोलैरिटी से बड़ा होगा, स्मॉल m ग्रेटर देन मोलैरिटी होगा, कैपिटल M होगा। ठीक है, मतलब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि m इज ग्रेटर देन m, यहां बोल सकते हैं m इज ग्रेटर देन m, लेकिन यहां पर इस स्मॉल m का वैल्यू कितना है, 2 है, और यहां कैपिटल M का वैल्यू 2 है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं m इज ग्रेटर देन 2
और यहां आप ऐसा लिख सकते हैं, इस m की हम 2 लिख दीजिए, 2 ऐसा, ठीक है ना। इस स्मॉल m का वैल्यू 2 यहां दिया है। तो अलग अलग सोल्यूशन में, अपना खुद का सोल्यूशन में देखिए स्मॉल m ग्रेटर देन कैपिटल M, मोलैलिटी से ज्यादा। इस खुद के सोल्यूशन के अंदर मोलैलिटी से ज्यादा। तो एक ही सोल्यूशन के अंदर तो कंसंट्रेशन का कंपैरिजन नहीं हो सकता, कंसंट्रेशन का कंपैरिजन दो अलग अलग सोल्यूशन में होगा। तो यहां दो अलग अलग सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन A है, दूसरा सोल्यूशन B है। अब हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग सोल्यूशन है और इनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल सोल्यूशन में मोलैरिटी से बड़ा है। दो अलग अलग में कंपैरिजन करना है तो या तो दोनों को मोलैलिटी में देखेंगे या दोनों को मोलैरिटी में देखेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। उसका जिसको भी फिक्स किया, इसको फिक्स कर दिया, जैसे मान लो। उसके बाद आप बस इतना लिख दीजिए, स्मॉल m ग्रेटर देन कैपिटल M। स्मॉल m का वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। अब आप इसको भी नोट कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से मैंने सॉल्व किया है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को अगला कंसेप्ट डाइल्यूशन और इवोपरेशन का एक्सप्लेन करता हूं, नोट करिए। बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन एंड इवोपरेशन। मतलब किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, उससे पानी डाल दिया जाए या उसमें से पानी उड़ा दिया जाए, मतलब इवोपरेशन, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कंसंट्रेशन पे। और ये जो कंसेप्ट है ये बहुत काम आता है, ना सिर्फ इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर्स में भी। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फोटो बनाएंगे, सुंदर सा फोटो बनाते हैं। ये यहां पर मैंने एक ये कंटेनर बना दिया, देखिए ध्यान से। मान लीजिए इसके अंदर यहां पर ये कोई सॉल्यूशन है और जो भी सॉल्यूशन है इसका मोलैरिटी M1 है, मान लो NaCl सॉल्यूशन है, और इसका वॉल्यूम V1 है। अब यहां हम दो केसेस बनाएंगे। एक केस बनाएंगे जिसमें हम वाटर ऐड करेंगे, पानी डालेंगे, और दूसरा केस बनाएंगे जिसमें हम पानी उड़ाएंगे। तो एक मैं लिख देता हूं यहां पर एडिशन ऑफ वाटर, इसको हम कहेंगे डाइल्यूशन। हम बोलेंगे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। तो एक हो गया एडिशन ऑफ वाटर या फिर डाइल्यूशन, और दूसरा यहां पर हम इसको बॉयल करते हैं, बॉइलिंग। जब हम इसको बॉयल करेंगे तो पानी उड़ेगा, इसी को हम बोलेंगे इवोपरेशन, या फिर कई बार इसको वेपोराइजेशन भी कहा जाता है। तो दूसरा केस हो गया यहां पर इवोपरेशन का। एक केस हुआ डाइल्यूशन का, दूसरा इवोपरेशन का। चलिए आगे देखते हैं। जब इसे पानी डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। जब इसे पानी डालेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम दिखा देते हैं, बढ़ा हुआ वॉल्यूम दिखा देते हैं। मान लीजिए यहां तक दिखाया था, इसमें यहां तक दिखा देते हैं, ये वॉल्यूम बढ़ गया। ये यहां पर अब इसका मोलैरिटी मान लो मैंने बोल दिया M2 और वॉल्यूम बोल दिया V2, ठीक है। दूसरा केस है जब हमने इसमें बॉयल किया, मतलब इसको गर्म किया, इससे पानी उड़ा दिया। पानी उड़ा दिया तो क्या होगा, ऑब्वियस है वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहां पर ये दूसरा केस हम दिखा रहे हैं, इसमें पानी कम हो गया। मान लीजिए मैंने इतना पानी दिखा दिया, मतलब पानी इन द सेंस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना दिखा दिया। पहले इतना था, अब इतना कम करके दिखा दिया। और यहां पर इसका मोलैरिटी मैंने लिख दिया M3 और वॉल्यूम इसका मैंने लिख दिया V3। अब इस पूरे प्रोसेस में जब डाइल्यूशन और इवेपोरेशन की बात चल रही है तो सॉल्यूट के मोल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वही है, क्योंकि पूरा खेल उसी चीज का है। सॉल्यूट के मोल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर 2 ग्राम NaCl था, 2 ग्राम NaCl था, और मान लो कि 500 ml सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम था जिसमें 2 ग्राम NaCl था। मैंने इसमें 500 ml पानी डाल दिया। NaCl पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने ग्राम NaCl हो जाएगा, 2 ग्राम C रहेगा। फिर बोलता हूं यहां पर मान लो कि 2 ग्राम NaCl था, मैंने उसमें पानी डाल दिया, तो NaCl के अमाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। NaCl 2 ग्राम था, पानी डालने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा,
पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, NaCl का मास या अमाउंट या मोल्स उतना ही रहेगा। ऐसे यहां समझिए कि सॉल्यूशन के अंदर NaCl था, मैंने इसको गर्म किया, पानी उड़ा दिया, तो पानी उड़ गया ना, NaCl तो जितना था पहले उतना ही रह गया। मतलब यहां पर जो NaCl है सॉल्यूट जो भी होगा उसके मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच NaCl डाल के हिला दीजिए, उसको डिसॉल्व कर दीजिए, स्टर कर दीजिए। अब उसमें पानी और डालिए, NaCl कितना रहेगा, जितना 1 चम्मच डाला था उतना ही रहेगा। गर्म करके पानी उड़ा दीजिए, NaCl कितना रहेगा, जितना था 1 चम्मच आपने डाला था उतना ही रहेगा। इसका मतलब कि इस प्रोसेस में सॉल्यूट का मोल या सॉल्यूट के क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही इसके क्वेश्चन को या इसके कंसेप्ट को समझने का सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इस डाइल्यूशन इवेपोरेशन के कंसेप्ट को समझने का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट remains unchanged. Moles of solute remains unchanged during the dilution and evaporation. Moles of solute remains unchanged during the dilution and इवोपरेशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने मोलरिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा? हमने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब जब हम डाइल्यूशन और इवोपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? कांस्टेंट है। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m इंटू वी कांस्टेंट है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब कि m इंटू वी कांस्टेंट हो गया। m इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने डाइल्यूशन, जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें, डाइल्यूशन का कहानी देखें तो हम लोग क्या कहेंगे? पहले का मोल मतलब m1 इंटू V1 और बाद का मोल मतलब कि m2 इंटू V2 सेम होगा। अगर हम इवोपरेशन की बात करें तो पहले का मोल कितना? m1 इंटू V1 और बाद का मोल कितना? m3 इंटू V3। ये दोनों इक्वल होंगे। और अगर हम इस कंसेप्ट को जनरलाइज करें, मतलब किसी के लिए भी बोलें, तो हम डाइल्यूशन या फिर इवोपरेशन के कंसेप्ट को जनरलाइज करें तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? m इनिशियल v इनिशियल इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल। इसी तरीके से नॉर्मेलिटी के लिए लिखना हो तो वहां इक्विवेलेंट कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग बोल देंगे n इनिशियल v इनिशियल इज इक्वल टू n फाइनल इंटू v फाइनल, या m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। ये यहां पे आ गया बच्चों डाइल्यूशन इवेपोरेशन का पूरा कंसेप्ट। इसका पूरा खेल है। जो भी न्यूमेरिकल डाइल्यूशन इवेपोरेशन का बनेगा यहां पर या कहीं और, वो इसी से सॉल्व होगा। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, नॉर्मेलिटी के लिए लिखे n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। और ये बहुत काम का है। ये सिर्फ यहां काम नहीं आता, दूसरे चैप्टर्स में इसकी जरूरत कई बार पड़ती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहां हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। कुछ की पॉइंट्स क्या है समझिएगा, और इसको हम डे टू डे लाइफ में समझेंगे, डे टू डे लाइफ से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि घर पे भाजी बना, ठीक है। अब उस भाजी में आपने पानी डाल दिया, डाइल्यूशन।
पहले आप भाजी बन गया, अब आप उसको टेस्ट करिए। टेस्ट किया, आपको नमक कुछ भी लगा, ज़्यादा कम जो भी लगा ठीक है। अब उसमें आप पानी डाल दीजिए, डाइल्यूशन कर दीजिए। अब आप उसमें नमक का टेस्ट बताइए। आप बोलेंगे पहले कंपैरिजन में फीका लग रहा है, कम लग रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि NaCl का अमाउंट उतना ही है, लेकिन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में NaCl कम हो गया। एक कंडीशन। फिर बोलता हूं भाजी है, भाजी बन गया, उसको टेस्ट करिए। ठीक है ना, ये देखो हम भाजी बनाने का एक जुगाड़ बना देते हैं। ये मान लो इसमें ये यहां भाजी रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हमने एक चम्मच में से निकाला, टेस्ट किया। मम्मी ने पूछा नमक कैसा है, मैंने बोला ठीक है ना। अब क्या किया, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। पानी डाल दिया, डाइल्यूशन का केस हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। मिक्स कर दिया, अब फिर निकाला एक चम्मच और बोला अब टेस्ट बताओ कैसा है। तो हम बोलेंगे क्या, नमक कम हो गया। एक्चुअल में नमक जितना था उतना ही है, NaCl तो जितने ग्राम था उतना ही है। एक्चुअल में क्या हुआ, पर यूनिट ml में कंसंट्रेशन क्या है, मोलरिटी क्या है, मोल पर लीटर है। तो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में NaCl कम हो गया। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में NaCl कम हो गया तो हमें लगेगा ना NaCl का टेस्ट कम आ रहा है। दूसरा जुगाड़, अब हमने मान लो यहां टेस्ट किया, हमने बोला नमक इतना XYZ है। अब इसको खूब गर्म किया, गर्म करने गए पानी उड़ता गया, वाटर इवापोरेट होता गया, नमक नहीं उड़ेगा, नमक वहीं के वहीं रह जाएगा। अब इतना हो गया पानी, मतलब ये सोल्यूशन अब इतना हो गया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, गर्म करके पानी उड़ा दिया खूब सारा, अब इतना रह गया। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, हम बोलेंगे बहुत नमक लग रहा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? नमक ज्यादा हो गया क्या? नमक जितने ग्राम पहले था अभी भी उतना ग्राम है, क्योंकि नमक नहीं उड़ा है, पानी बस उड़ा है। एक्चुअल क्या हो गया कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो गया और पर यूनिट वॉल्यूम में NaCl ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में NaCl ज्यादा हो गया है, इसलिए हमको यहां नमक ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात क्या करें, जब हमने यहां पर पानी डाला तो यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट कम हो गया, मतलब कंसंट्रेशन कम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन कम होता है। यहां पर जब हमने इवोपरेशन किया तो सॉल्यूट जितना अमाउंट पहले था उतना ही है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा हो गया है, क्योंकि V कम हो गया, वॉल्यूम कम तो कंसंट्रेशन ज्यादा। तो यहां पर क्या हो गया, वॉल्यूम कम हुआ है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, मोलरिटी क्या है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलरिटी मोल पर लीटर होता है। अब सोचिए वॉल्यूम कम हुआ तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहां पर ऐसा होता है कि जब आप पानी गर्म कर देते हैं, उसमें जो भाजी गर्म कर देते हैं उसमें नमक आपको ज्यादा फील होता है। आप यहां पर पानी डाल देते हैं तो आपको नमक कम फील होता है, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन कम हो गया, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। एक तीसरा केस आता है एक्सट्रैक्शन का। मान लीजिए कि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन M1 है, मैंने इसमें से ये मान लीजिए टोटल 500 ml है, इसमें से मैंने 1 ml सोल्यूशन अलग किया, ऐसे एक्सट्रैक्ट किया, ऐसे कुछ डाला और इसमें से 1 ml सोल्यूशन अलग कर लिया। इसका कंसंट्रेशन एग्जैक्टली उतना रहेगा जितना इसका कंसंट्रेशन, मतलब M1। ऐसा क्यों? ये 500 ml है, मान लीजिए इसमें X मोल सॉल्यूट है। अब इस 500 ml से मैंने 1 ml सोल्यूशन निकाला, 1 ml सोल्यूशन निकाला, तो सोल्यूशन के साथ साथ उसमें सॉल्यूट भी आया। जिस रेशियो में सोल्यूशन आया है कम होकर के, सेम उसी रेशियो में सॉल्यूट भी कम होकर के आएगा। ठीक है, यहां पर फिर बोलता हूं, इसमें से मैंने सॉल्यूशन निकाला, इसमें से मैंने सॉल्यूशन निकाला, तो सॉल्यूशन मेरे को यहां कम मिला। जितना सॉल्यूशन यहां पे मिला, या ये 500 से ml से 1 ml हुआ तो 1/500 हो गया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1/500 हुआ, तो इसमें सॉल्यूट भी पहले मान लो X मोल था, तब X/500 होगा। और कंसंट्रेशन ना सिर्फ सॉल्यूट का मोल है ना सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों का रेशियो है। तो X/500 डिवाइड बाई 1/500, 500 कैंसिल। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जिस रेशियो में आपके पास यहां सॉल्यूशन आता है कम होकर के, सेम उसी रेशियो में सॉल्यूट के मोल्स भी आते हैं।
अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1/500 हुआ है तो सॉल्यूट के मोल x/500 हो जाएंगे। जिस रेशियो में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हुआ उसी रेशियो में सॉल्यूट के मोल्स कम होंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम रहेगा। एक्सट्रैक्शन करने पर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। मान लो यहां से मैंने सॉल्यूशन निकाला, जो बचा हुआ सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन m1, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया उसका कंसंट्रेशन m1। या इसी तरीके से मान लो यहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया, तो जो एक्सट्रैक्ट किया उसका कंसंट्रेशन m3, रिमेनिंग का कंसंट्रेशन भी m3। सिमिलरली यहां पर हमने एक्सट्रैक्ट किया, तो जो एक्सट्रैक्ट किया, जो इससे निकाल लिया, उसका कंसंट्रेशन m2, जो बच गया उसका कंसंट्रेशन भी m2 रहेगा, क्योंकि यहां m2 था पहले। तो तीन कंसेप्ट है, डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, इवोपरेशन करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल भी बताता हूं। मैंने क्या बोला, पानी डालोगे नमक तुमको कम फील होगा, कंसंट्रेशन कम हो गया। पानी उड़ा दोगे भाजी में से तो नमक तुमको ज्यादा फील होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ऐसा करो, एक पूरा इतना ज्यादा भाजी है, उसमें एक चम्मच को टेस्ट करके तुम पूरे का टेस्ट बता देते हो कि नहीं? क्योंकि इस एक चम्मच एक्सट्रैक्ट जो किया तुमने, उसमें जो कंसंट्रेशन है वही बचे हुए भाजी का भी कंसंट्रेशन है। मान लो ये भाजी है, इससे तुम्हें एक चम्मच निकाल करके टेस्ट किया, जो टेस्ट तुम इस एक चम्मच का बता रहे हो, सॉल्ट ज्यादा कम या जो भी तुमको लग रहा है, सेम टेस्ट इसका भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहां एक्सट्रैक्शन किया गया। एक्सट्रैक्शन करने में जितना कंसंट्रेशन इस एक चम्मच में आया होगा कंसंट्रेशन, वही कंसंट्रेशन बचे हुए भाजी का भी रहेगा। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, concentration increases on evaporation, and third point, concentration remains unchanged after एक्सट्रैक्शन। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, जब हम इवापोरेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं अपने मन से, हिंदी में इसको, मराठी में भी लिख सकते हैं जैसा आपको मन करे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, जब हम इवापोरेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आप इस पूरे को नोट करिए, फिर इस पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल के थ्रू ही कंसेप्ट अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, नोट करिए पहले। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसे बोला गया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl solution which is obtained after dilution of 2 molar 100 ml NaCl solution by 400 ml of water। इसमें जो बाई बोला गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया हो कि 100 ml सोल्यूशन है एंड इट इज डाइल्यूटेड बाई 400 ml ऑफ वाटर, इसका मतलब उसमें 400 ml वाटर ऐड किया गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500। बोला गया 100 ml सोल्यूशन है और इसको डाइल्यूट किया गया 400 ml तक, डाइल्यूटेड टू 400, इसका मतलब कि यहां पर उसका फाइनल वॉल्यूम 400 ही हुआ। मैं एग्जांपल बोलता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल बोलता हूं, यहां पर इनिशियल वॉल्यूम 100 ml है, ठीक है ना, V इनिशियल 100 ml है। अब यहां बहुत सारे तरीके से इसको लिख सकता है एग्जामिनर। जैसे आपसे बोला गया डाइल्यूटेड बाई
400 ml ऑफ वाटर। दूसरा यहां बोला गया डाइल्यूटेड टू 400 ml। और एक और तरीका हो सकता है, आपसे बोला गया हो 3-fold डाइल्यूशन इज डन। तो देखिए बोला गया डाइल्यूटेड बाई 400 ml ऑफ वाटर, इसका मतलब कि यहां पर इसमें 100 ml था, पहले से सॉल्यूशन 100 ml था, उसमें 300 ml पानी और डाला गया। डाइल्यूटेड बाई 400 ml पानी से इसको डाइल्यूट किया गया, तो यहां पर फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर 100 ml था, इट इज डाइल्यूटेड बाई 400 ml ऑफ वाटर, इट मींस इसमें 400 ml वाटर और ऐड कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम विल बी 500 ml। ठीक है, ये हो गया डाइल्यूटेड बाई के लिए। आपसे बोला गया डाइल्यूटेड टू 400 ml, इसका मतलब ये 100 ml था, इसमें पानी तब तक डाला गया जब तक इसका वॉल्यूम 400 नहीं हो गया। डाइल्यूटेड टू 400, इसका मतलब इसमें पानी तब तक डाला गया जब तक इसका वॉल्यूम 400 ml नहीं हो गया। तो यहां पर V फाइनल कितना हो जाएगा? 400 ml होगा। यहां आपको इनिशियल वॉल्यूम नहीं भी पता हो, लेकिन अगर आपसे बोला गया डाइल्यूटेड टू 400, इसका मतलब हुआ कि 400 ml होने तक डाइल्यूट किया गया। 3-fold डाइल्यूशन, 3-fold मतलब 3 टाइम्स, 3-fold इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स डाइल्यूशन, मतलब कि इतना पानी डाला गया कि इसका 3 टाइम्स हो गया। तो 100 ml का 3 टाइम्स क्या होगा? 300 ml। तो यहां पर V फाइनल हो जाएगा 300 ml। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डाइल्यूशन इवोपरेशन के क्वेश्चन को समझने के लिए। डाइल्यूटेड बाई 400 ml ऑफ वाटर, इसका मतलब इतना पानी डाला गया, कितना? 400 ml पानी डाला गया। तो इनिशियल जितना भी रहा होगा उसमें प्लस 400 और कर देंगे, फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। डाइल्यूटेड टू 400 ml मतलब, डाइल्यूटेड टू 400 ml मतलब तब तक डाइल्यूट कर दिया गया जब तक कि फाइनल वॉल्यूम 400 ना हो जाए। 3-fold डाइल्यूशन, फोल्ड मतलब टाइम्स, जैसे एक है, एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, मतलब यहां पर मान लो ऐसा मैं बोलूं कि यहां तक एक फोल्ड है, ये 100 ml है, ये दूसरा फोल्ड 200 ml, तीसरा फोल्ड 300 ml। अगर मान लो पहला फोल्ड 200 ml लिया तो अगला फोल्ड 200 ml और आ जाएगा, अगला फोल्ड 200 ml और आ जाएगा, तो 600 ml हो जाएगा। तो फोल्ड मतलब ऐसे समझ लो, एक फोल्ड ये है, एक फोल्ड ये हो गया, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, ऐसे। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? NaCl सॉल्यूशन बाई 400 ml ऑफ वाटर। पहले कितना था? 100। तो हम यहां लिखेंगे M1, M1 कितना है? 2। V1 कितना है? 100 ml, ऐसा दिया गया है। डाइल्यूटेड बाई 400 ml ऑफ वाटर बोला, इसका मतलब क्या हो जाएगा? M2 कितना हो जाएगा? पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। V2 कितना होगा? डाइल्यूटेड बाई 400 ml है, तो 100 ml था, 400 ml से डाइल्यूट किया गया, तो V2 हो जाएगा 500 ml। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, बाकी तो बच्चों का खेल है। तो यहां आप क्या लिख देंगे? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 कितना? 2, V1 कितना? 100, M2 नहीं पता, और V2 कितना है? 500। तो ये दो 0 0 कैंसिल, 5 नीचे, तो अपने पास आ जाएगा M2 इज इक्वल टू 2/5। M2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/5। ये इसका आंसर आ गया। ये दो 0 कैंसिल, ये 5 नीचे, तो ये आ गया 2/5। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि बोला गया है डाइल्यूटेड बाई 400 ml वाटर, इसीलिए फाइनल वॉल्यूम 500 हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला गया 2 मोलर 100 ml NaCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 400 ml, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। यहां क्या बोला गया? देखिए डाइल्यूटेड टू बोला गया,
डाइल्यूटेड बाई डाइल्यूटेड टू, इसी का तो पूरा खेल है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे M1 कितना 2, V1 कितना 100 ml, यहां बोला गया डाइल्यूटेड 2 400 ml, डाइल्यूटेड 2 400 ml। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो M2 हमको फाइंड आउट करना है, V2 कितना लिख देंगे 400 ml ही लिखेंगे, क्योंकि डाइल्यूटेड 2 बोला गया, यानी डाइल्यूटेड बाई बोला गया होता तो 400 ml डाला गया और तो 100 ml था, 400 और डाला तो 500 हो गया। इसके बाद तो फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम ही गलत निकाला तो फिर तो आंसर वैसे भी गलत आ जाएगा। पहले का मोलरिटी 2, पहले का वॉल्यूम 100 इज इक्वल टू, बाद का मोलरिटी पता करना है और बाद का वॉल्यूम 400। ये 2 0 कैंसिल, 4 नीचे आ जाएगा, 2/4 1/2, मोलरिटी कितना आ गया 1/2 और ये अपना आंसर आ गया। अब देखिए यहां पर पहले मोलरिटी कितना था 2 था, डाइल्यूशन करने का 2/5 हो गया, मोलरिटी कम हो गया। यहां पर देखिए मोलरिटी कितना था 2 था, अभी कितना हो गया 1/2, मोलरिटी कम हो गया। हमने क्या सीखा, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आप इन दोनों को नोट करिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया 200 ml ऑफ सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2 मोलर 1 लीटर NaCl सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द रिमेनिंग सोल्यूशन। बहुत से लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने में लग जाते हैं, M1 V1 M2 V2। यहां पर क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए, एक्सट्रैक्टेड बोला गया। एक्सट्रैक्ट करने पर मोलरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। कितना मोलरिटी था 2, अभी भी कितना रहेगा 2, तो हमारा आंसर चला जाएगा 2 मोलर। 2 मोलर मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। नो चेंज क्यों, क्योंकि यहां पे एक्सट्रैक्शन किया गया। कोई चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या किया गया, एक्सट्रैक्शन। और हमने क्या सीखा, एक्सट्रैक्ट करने पर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी इवोपरेटेड टू गेट 2 मोलर NaCl सोल्यूशन फ्रॉम 0.5 मोलर 1 लीटर NaCl सोल्यूशन। इवोपरेशन का क्वेश्चन है। यहां पर आपसे बोला गया 0.5 मोलर 1 लीटर NaCl सोल्यूशन है, इसमें से कितना पानी इवोपरेट करा दें, उड़ा दें, कि हमारे पास 2 मोलर NaCl सोल्यूशन रह जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए M1 कितना है 0.5 मोलर और V1 पहले का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, लेकिन ऑप्शंस क्या दिए गए, ml में दिए गए। तो यहां पर हम इसको 1 लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1000 ml, ये आ गया। बाद का मोलरिटी कितना चाहिए 2 चाहिए, तो M2 कितना है 2 है। अगर हमें V2 पता चल जाए तो आंसर मिल जाएगा। V2 हमें पहले पता करना है, जब सीधा सीधा क्या करेंगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 कितना 0.5, V1 कितना 1000 ml इज इक्वल टू M2 कितना 2 और V2 पता नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2 500, 500 इंटू 0.5, V2 आ जाएगा 250 ml, V2 आ जाएगा 250 ml। और बहुत से बच्चे इस ऑप्शन को देख करके झूम उठते हैं, यस आ गया 250, ये सेकंड ऑप्शन फटाक से टिक करो और जल्दीबाजी में इस आंसर को टिक करके आ जाएंगे। अब बाद में पता चला ये गलत हो, क्या गड़बड़ है, सब कुछ तो ठीक है सर। नहीं, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा।
यहां पूछा गया कितना पानी इवोपरेट करना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी इवोपरेटेड। ये जो 250 आया है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ये जो आया है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ये इवोपरेटेड वॉल्यूम नहीं आया है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फाइनल solution, not the evaporated volume, not the evaporated volume। तब evaporated volume कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर evaporated volume of water, evaporated volume of water is equal to, नीचे लिख रहा हूं जगह नहीं तो, is equal to 1000 minus 250 is equal to 750 ml, और ये अपना आंसर होगा। फिर बोलता हूं ये अपना करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। हुआ क्या एक्चुअल में, सुनिएगा ध्यान से। आपने जब यहां पर 0.5 मोलर 1000 ml सोल्यूशन था, उसमें से कुछ पानी उड़ा दिया, उड़ाने के बाद इसका मोलरिटी 2 हो गया। जब आपने कैलकुलेशन किया तो V2 आया कितना, 250। अब हम इसको ऐसे बोलेंगे 0.5 मोलर 1000 ml हमारे पास सोल्यूशन था, उसमें से मैंने कुछ पानी उड़ाया, इसका मोलरिटी 2 और वॉल्यूम 250 ml हो गया। तो कितना पानी उड़ाया, यहां पहले था 1000 ml, बाद में है 250 ml, मतलब उड़ाया कितना, 1000 माइनस 250 इज इक्वल टू 750 ml। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपसे सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो यही होती है कि आपसे पूछा क्या गया, आपसे यहां पूछा गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी इवैपोरेटेड, कितना पानी उड़ाया। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो 99.99% बच्चे यहां पर यही गलती करते हैं कि अच्छा 250 ml आया, ऑप्शन में भी 250 दिखा है। होता क्या है, हमारी आदत क्या है, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई ऐसा आंसर दिख जाए जो ऑप्शन से मैच करता हो, तो हम तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ टिक करते हैं। अच्छा 250 आया, यस, यहां 250, यस करेक्ट हो गया। अब पता चला -1 मिल गया, बाद अरे यार, बाद में से सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार पूछा था कितना पानी इवैपोरेट किया। तो जो बाद में सर पकड़ना, थोड़ा यहीं पे सर पकड़ लो, सोच लो, क्यों ऐसा जल्दीबाजी करना, ध्यान रखिएगा। फिर बोलता हूं, यहां 1000 ml सोल्यूशन था, इसमें से कुछ पानी उड़ाया, इसकी मोलरिटी 2 और वॉल्यूम 250 ml हो गया। तो ये फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम 250 ml है, पहले वाले सोल्यूशन का 1000 ml है। तो पानी कितना उड़ाया, 1000 माइनस 250 इक्वल टू 750 ml पानी उड़ाया है। जरूर क्वेश्चन में अच्छे से रीड करना है। ऐसे डाइल्यूशन भी बन सकता है कि कितना पानी डाला जाए कि इतना कंसंट्रेशन हो जाए। दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको रीड करने हैं, ठीक है। आप इन दोनों को नोट करिए। बच्चों अब हम लोग यहां पर दो बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। इस क्वेश्चन में बोला गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ 8 मोलर HNO3 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मोलर 1500 ml HNO3 सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास एक HNO3 सॉल्यूशन है जिसका की मोलरिटी 8 मोलर है। तो मोलरिटी 8 हो गया, इसका कितना वॉल्यूम लगेगा एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में जिसका की मोलरिटी कितना हो जाए 2 और वॉल्यूम कितना हो 1500 ml। ये जो क्वेश्चन एक्चुअल में लैब बेस्ड, जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे वहां पर क्या होगा कि आपके पास मान लीजिए 8 मोलर HNO3 सॉल्यूशन है,
और लैब में आपसे किसी ने बोला, किसी मास्टर ने बोला कि आप 2 मोलर HNO3 सोल्यूशन बनाइए जिसका कि वॉल्यूम 1500 ml हो, तो आप यहां पे क्या करेंगे, डाइल्यूशन का कंसेप्ट लगा देंगे। आप क्या करेंगे यहां पर, ये समझ में आ गया होगा M1। अच्छा सर डाइल्यूशन का ही कैसे, ये कैसे पता चलेगा, तो एक चीज समझिएगा ध्यान से, यहाँ 8 मोलर है और यहाँ कंसंट्रेशन 2 मोलर है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, मतलब डाइल्यूशन का खेल है यहां पर। आप सीधा सीधा क्या करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है 8, V1 हमें फाइंड आउट करना है, M2 कितना है 2 और V2 कितना है 1500 ml। तो यहां से क्या आ जाएगा, V1 का वैल्यू आ जाएगा, ये नीचे 8 जाएगा तो 2/8 4, नीचे आ जाएगा 4, 1500/4, तो 1500/2 750 डिवाइड बाई 2 375। तो यहां पर V1 कितना आ जाएगा 375 ml। ये अपना आंसर आ गया, अपने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है यहां पर। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, $375 ml सोल्यूशन ले लेंगे 8 मोलर, ठीक है ना, और उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, हम वाटर तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वॉल्यूम 1500 ml ना हो जाए। तो यहां एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर ये 1500 ml है, ध्यान से सुनिएगा, ये 1500 ml है, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम 375 ml है, तो ऐसा करो सर 1500 ml में से 375 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा 1125 ml। तो सर ऐसा करो कि इस सोल्यूशन का 8 मोलर HNO3 सोल्यूशन का 375 ml लो और उसमें 1125 ml मतलब 1125 ml पानी डाल दो, तो 1500 ml हो जाएगा। तो यहां पर एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी हो जाता है कि अगर हम 2 अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करें या 2 अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स करें, जैसे मान लो एक का हमने वॉल्यूम लिया है 30 ml और दूसरे का लिया है 50 ml, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि 30 ml प्लस 50 ml मिलके 80 ml बनाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम 30 ml और 50 ml मिक्स करें तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बने वो 80 ml का हो सकता है 80 ml से ज्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि 80 ml से कम हो। तो 2 अलग अलग लिक्विड को मिक्स किया जाएगा तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम हो जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मिक्स करने के बाद मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मिक्स करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि मिक्स करने के पहले का टोटल वॉल्यूम और मिक्स करने के बाद का टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा। जैसे इस केस की बात करें तो HNO3 और पानी को जब मिक्स किया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे। जब मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब आप 375 ml में यहां पर 375 ml है, इसमें 1125 ml ऐड करूंगा तो दोनों का सम 1500 ml होता है, बट एक्चुअल वॉल्यूम 1500 ml से थोड़ा सा कम होगा। तो जैसे ये ऐसा क्यों होता है ये आगे का डिस्कशन है, फिलहाल हम उसको अभी नहीं कर रहे हैं। अभी अपने को जितना जानना है उतना लिख रहे हैं, बाकी आगे का डिस्कशन है वो आ जाएगा। तो जैसे यहां पर आपसे 2 ऑप्शन दिया जाए, एक ऑप्शन दिया जाए कि एक ऑप्शन आपको दिया गया कि +1125 ml वाटर, मतलब कि 375 ml है उसमें 1125 ml वाटर ऐड कर दीजिए। तो यहां पर हम जोड़ेंगे तो 375 प्लस 1125 1500 ml आ रहा है।
बट प्रैक्टिकली जाएंगे तो हमको यहां पर ये 1500 ml नहीं मिलेगा, हमको यहां पर ये 1500 ml नहीं मिलेगा, मतलब ये मेथड काम में नहीं आएगा। तो सर क्या करें फिर? हम इसमें पानी ऐड करें। कब तक ऐड करें? जब तक कि वॉल्यूम 1500 ml नहीं हो जाए। हालांकि एक्चुअल मेथड और भी थोड़ा अलग है, वो मैं अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि डाइल्यूशन is done till final volume of the solution, final volume of the solution become 1500 ml। मतलब एक्चुअल में क्या होगा, हम डाइल्यूशन तब तक करेंगे जब तक कि फाइनल वॉल्यूम 1500 ml नहीं हो जाता। ये इसका एक्चुअल मेथड होगा। ये यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो, और मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर सकते हैं, ये जान लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें मैं आपको यहां पर डाइल्यूशन का कंसेप्ट सिखाऊंगा कि एसिड जैसे H2SO4 है या HNO3 को डाइल्यूट एक्चुअल में कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसको पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 98% H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1.6 ग्राम पर ml इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मोलर 800 ml H2SO4 सॉल्यूशन। ये लैब में इसी तरीके का कुछ कंडीशन होता है। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 98% H2SO4 है और जिसका की डेंसिटी 1.6 ग्राम पर ml है, और इसका कितना वॉल्यूम लगेगा आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसका मोलरिटी निकालेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि परसेंटेज दिया गया, कुछ नहीं बोला गया, तो मास बाई मास परसेंटेज समझेंगे। डेंसिटी दिया गया है सोल्यूशन का, तो आप यहां से इसका मोलरिटी निकालेंगे और मोलरिटी आप लिख देंगे m इज इक्वल टू PD10 बाई MW। तो यहां से क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू P कितना दिया है 98% इंटू डेंसिटी कितना दिया है 1.6 इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास H2SO4 का कितना 98। तो 98 कैंसिल, 1.6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 16। तो यहां से इसका मोलरिटी आ गया 16। अब इसके बाद ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। आपके पास एक सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसका की मोलरिटी 16 है, इसका कितना वॉल्यूम लगेगा एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए कि जिसका मोलरिटी 2 हो और वॉल्यूम 800 ml हो। तो क्या हो जाएगा यहां पर, फिर वही डाइल्यूशन का खेल है। 16 से 2 मोलर हुआ है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम हुआ मतलब डाइल्यूशन का खेल है। क्या हो जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना 16, V1 कितना पता नहीं, M2 कितना 2 और V2 कितना 800 ml। यहां से V1 आ जाएगा कितना 2 इंटू 800 1600 बाई 16 100 ml। ये अपना आंसर आ गया। मतलब कि 98% H2SO4 सॉल्यूशन जिसका की डेंसिटी 1.6 ग्राम पर ml हो का हमको 100 ml लगेगा एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसका की मोलरिटी 2 और वॉल्यूम 800 ml हो। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। ये तो हमने सीख लिया कि जैसे H2SO4 है और इसमें अगर पानी डालेंगे तो मिक्स करने के बाद एक्चुअल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से थोड़ा, इनिशियल टोटल वॉल्यूम से कम आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ये 100 ml है, 800 ml फाइनल वॉल्यूम चाहिए, तो 800 में से 100 सब्सट्रैक्ट करो, कितना है 700। अगर यहां हम ऐसा सोचें कि चलो 100 में 700 मिक्स कर दें, 100 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन में 700 ml ऑफ वाटर मिक्स कर दें,
तो फाइनल वॉल्यूम 800 हो जाएगा, तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्या ऐसा हर जगह होता? जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, आप दो अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के सम के इक्वल, उससे ज्यादा या उससे कम हो सकता है। यहां पर कम होता है। क्यों होता है? मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, आगे इसका कंसेप्ट आएगा। तो यहां पर मैं अभी आपको समझाता हूं। हमारे पास 100 ml यहां पर इनिशियल इसका ये वॉल्यूम है H2SO4 सॉल्यूशन का। अब इसमें अगर हम 700 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम 800 नहीं होगा, तो ये तो काम में नहीं आएगा। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि हम H2SO4 सॉल्यूशन में पानी डालेंगे या पानी में H2SO4 डालेंगे। सर ये कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनेगा कि हम यहां पर H2SO4 सॉल्यूशन में पानी डालेंगे या पानी में H2SO4 डालेंगे। तो आप एक चीज जान लीजिए, H2SO4 और वाटर का मिक्सिंग हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो क्या होगा, जैसे समझिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें कि हमारे पास यहां पर 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन है और इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ये यहां पर सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, H2SO4 जब पानी से मिलता है तो वो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है। पानी में H2SO4 का डिसॉल्व होना हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो क्या होगा, अब समझिएगा, ये H2SO4 है, यहां पर H2SO4 सॉल्यूशन है 100 ml और उसमें पानी डाल रहा है, तो बहुत कम वॉल्यूम है। और जब बहुत कम वॉल्यूम तो इसमें हीट डिसिपेट होने की जगह बहुत कम है, बहुत ज्यादा गर्म होगा कंटेनर। ऐसा भी हो सकता है कि कंटेनर ब्रेक कर जाए, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया H2SO4 और पानी का मिलना हाईली एक्सोथर्मिक है, और अगर आप देखें H2SO4 बहुत कम है, उसमें आप पानी डाल रहे हैं तो हीट को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, डेसिपेट होने के लिए अवेलेबल वॉल्यूम बहुत कम है। तो क्या होगा, ये बहुत तेजी से गर्म होगा और ये ब्रेक हो सकता है ग्लास, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो सीधा सीधा इतना तो हो गया, वाटर को हम H2SO4 में नहीं डालेंगे। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, हमको इतना पता है कि फाइनल वॉल्यूम 800 चाहिए, 800 में से 100 सब्सट्रैक्ट करो, 700 होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ पानी ले लेंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर 600 ml वाटर ले लिया और इसमें अब मैं H2SO4 ऐड करूंगा 100 ml, लेकिन एक बार में ही नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब उससे क्या होगा, H2SO4 आएगा, H2SO4 पानी मिलेगा, हीट रिलीज होगा, वो हीट इतने ज्यादा पानी में 600 ml ऑफ वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर अगला ड्रॉप आएगा, या ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं ऐड कर सकते, आप धीरे धीरे ऐड करें, ऐसे धीरे धीरे, एक बार में ऐसे नहीं पोर कर देना है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास ये पानी है, यहाँ एक कंटेनर है और इसमें हमारे पास H2SO4 है, जैसे धीरे धीरे इस तरीके से धीरे धीरे H2SO4 को इस पानी में पोर करना है, ताकि H2SO4 एक ही बार में पानी के अंदर नहीं जाए, धीरे धीरे जाए। और उससे क्या होगा, वो पूरे वाटर में हीट डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, और जब ऐसा होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे या बहुत ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। और फिर मान लीजिए आपने जब इसको डाल दिया तो टोटल वॉल्यूम यहां पर कितना हुआ, 600 और 100 ml H2SO4 आपने डाल दिया। तो 100 और 600 ml, 100 H2SO4, 100 ml H2SO4 और 600 ml ऑफ वाटर मिक्स करने का जो सोल्यूशन बना उसका वॉल्यूम 700 होगा क्या? नहीं, थोड़ा उससे कम होगा, मान लेते हैं 690 ml हुआ। अब आप इसमें पानी और डालिए, मान लीजिए यहां पर आपने लेवल लगा रखा कि यहां पर जैसे ही लेवल पहुंचेगा 800 ml हो जाएगा। आप पानी डालते जाइए, वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे ही इसको टच करे आप वहां पर डिसॉल्व करना बंद कर दीजिए। तो यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पहली चीज कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि 100 और 700 ml के कैलकुलेशन से क्वेश्चन या यहां सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 100 ml और 700 ml यहां मिलाएंगे तो 800 ml हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि H2SO4 को पानी में डालना है या पानी को H2SO4 में। तो आपको समझ में आ गया होगा, हम H2SO4 को पानी में डालेंगे क्योंकि यहां पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात है
कि एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसोल्यूशन ऑफ H2SO4 in water is highly exothermic. Hence, H2SO4 solution is slowly added in water with continuous stirring. लगातार उसको मिक्स करते रहेंगे ताकि हीट डिस्ट्रीब्यूट होता जाए। एक इंपॉर्टेंट बात हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां 100 और 700 मिलके 800 नहीं होगा, तो हम यहां डाइल्यूशन कब तक करेंगे? जब तक कि फाइनल वॉल्यूम 800 नहीं हो जाए। बट डाइल्यूशन का तरीका क्या होगा? H2SO4 को पानी में डालेंगे। H2SO4 solution is slowly added in water. ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि डाइल्यूशन should be done till the volume of final solution become 800 ml। जो हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर तो हमारे पास आ चुका है, हमको आंसर सीधा सीधा 100 ml कर देना है। बट उसमें और क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है वो हमको आना चाहिए। मैंने उन पॉइंट्स पे एम्फेसाइज किया कि इसके अलावा भी एग्जामिनर बहुत कुछ पूछ सकता है। तो क्या करेंगे हम? कुछ 800 माइनस 100 700 है, थोड़ा सा उससे कम या 700 भी ले सकते हो, बट थोड़ा कम ले लेते हैं, मान लो 600। उसमें पानी H2SO4 सोल्यूशन 100 ml धीरे धीरे डाल देंगे, पूरा मिक्स करते रहेंगे, कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम में कमी होगी 800 पहुंचने के लिए थोड़ा पानी और डाल के उसको प्रॉपरली मिक्स कर देंगे और हमें 2 मोलर 800 ml H2SO4 सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने क्या बोला? सेम कंसेप्ट यहां पर लगेगा, इसलिए मैंने यहां नहीं बोला है कि वाटर इज एडेड टिल वॉल्यूम बिकम 500 ml, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला है। मैंने क्या बोला? डाइल्यूशन इज डन टिल फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बिकम 1500 ml। मैंने ये बोला डाइल्यूशन करना है जब तक कि 1500 ml वॉल्यूम नहीं हो जाता। कैसे करना है? पानी में HNO3 को डालना है, HNO3 में पानी को डालना है, वो आपको वहां समझ में आ गया होगा कि हम HNO3 को पानी में डालेंगे, यहां H2SO4 को पानी में डालेंगे। मैंने यहां भी वही बोला, डाइल्यूशन शुड बी डन टिल वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सोल्यूशन बिकम 800 ml। मैंने ये नहीं बोला कि हम इसको पानी में डाल देंगे, मैंने बोला डाइल्यूशन करना है। कैसे करना है वो इस लाइन से क्लियर होता है कि हम H2SO4 को पानी में डाल करके डाइल्यूशन करेंगे। पहले पानी ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन नहीं, मान लीजिए H2SO4 की हमें NaCl लिया गया होता तो वहां पर आप डायरेक्टली 100 700 मिलाइए, 800 आ जाएगा। और उसमें कुछ ऐसा नहीं कि NaCl में पानी डालना है या पानी में NaCl डालना है, जैसे मन करे वैसे मिक्स कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको, इस लाइन को आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। सॉल्यूशन चैप्टर नहीं दे रखा है, इसको पी ब्लॉक से दे रखा है, बट पी ब्लॉक के कंसेप्ट को सॉल्यूशन चैप्टर से मिला करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आप इन दोनों क्वेश्चंस और इनका सॉल्यूशन और इसमें जो पॉइंट लिखे गए उसको, और एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।